द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। मैं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय ऐसे ऐसे रंग सामने आ रहे हैं जितने रंग शायद दिवाली की लाइटों में भी देखने को नहीं मिलता। इस समय जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की शुरुआत डीसीएम केशव मौर्य की तरफ से की गई, वो लड़ाई धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब शायद अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है। और दरअसल ये लड़ाई जितनी खात्मे की तरफ बढ़ती जा रही है उतनी ही बढ़ रही है केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें भी। दरअसल ये बात इसलिए होने लग गई है, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब केशव प्रसाद मौर्य का साथ जो है वो दिल्ली दरबार भी छोड़ता जा रहा है। कैसे, बताता हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूंके हुए थे, जो बार बार ना तो वो कैबिनेट बैठकों में जा रहे थे और ना ही उनके द्वारा बुलाई गई जो समीक्षा बैठक थी उसमें गए। जिस तरीके से जब प्रयागराज मंडल के का समीक्षा बैठक होना था और वहां से डिप्टी सीएम होने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में गायब रहे। और उस बैठक के गायब होने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केशव मौर्य को इस विधानसभा चुनाव में पटखनी देने वाली पल्लवी पटेल को बुला करके और करीब करीब आधे घंटे की मुलाकात की, जिसमें क्या कुछ बातचीत हुई वो बातचीत मीडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं आने दी गई। यानी उस बैठक में इतनी गोपनीयता बरती गई कि उसके बाद पल्लवी पटेल जो है मीडिया के सामने तक नहीं आई, मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की और मुख्यमंत्री की तरफ से तो बात वैसे भी नहीं होनी थी। तो ये जो जिस गोपनीयता के साथ इस बैठक को अंजाम दिया गया, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य धीरे धीरे बैकफुट पर जाते हुए दिखाई देने लगे। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार केशव के खिलाफ कमेंट का जो मोर्चा खोले हुए हैं वो उनका जारी है। पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो दिल्ली दरबार का वाईफाई का पासवर्ड बता दिया। उसके कुछ देर बाद पता चला कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक नया ट्वीट किया। ये जो ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दो इंजनों के बीच में एक तीसरा इंजन भी आ गया है जो संटिंग कर रहा है इनकी, जो इस इंजन की संटिंग करवा रहा है। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, वो ये भी कह दिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दो राजधानियों के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चल गई हो। यानी केशव प्रसाद मौर्य को इंटरसिटी एक्सप्रेस बताया अखिलेश यादव ने। अब उसके बाद जवाब तो होना ही था, जवाब होते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन दिल्ली दरबार की तरफ से जिस तरीके की स्थितियां अब सामने आ रही हैं, पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी बातचीत होती है, मीडिया से बातचीत करते हुए वो ये कह देते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदले जाने जैसा कोई सीन है ही नहीं, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। उसके बाद फिर जो है केंद्र की तरफ से जिस तरीके की चीजें आती हैं, योगी आदित्यनाथ जब नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाए गए हैं, 3 दिन का दिल्ली प्रवास है ऐसी खबर आ रही है। हालांकि डीसीएम भी वहीं पर है, दोनों डिप्टी सीएम्स को भी बुलाया गया था बैठक में सम्मिलित होने के लिए। इसके अलावा भी अब उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीएल संतोष साहब के साथ होती है। एक लंबी वार्ता, एक मैराथन वार्ता होती है उनकी, तमाम सारी बातचीत होती है उसमें। और खबर यह है कि बीएल संतोष के साथ जो बातचीत हुई वो बहुत सामान्य बातचीत नहीं थी। ये इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो है खबर ये आने लग गई, ये खबर मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी, जिसमें ये कहा जाने लगा कि जो उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा वाली जो तमाम बैठकें हुई उसमें काफी कुछ चीजें लगभग शॉर्ट आउट हो चुकी हैं और आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसमें भी जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो चुनाव लड़े जाएंगे। इतना ही नहीं, ये बात केवल जो उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 विधानसभा सीटों पर, उसके लिए नहीं है। अब बात 2027 तक की शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली दरबार धीरे धीरे केशव प्रसाद मौर्य से किनारा करना शुरू कर चुका है और केशव प्रसाद मौर्य के इस किनारे को, जो ये किनारा शुरू हुआ है उनके साथ, वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये सवाल खड़ा कर देता है कि अब उनके पास विकल्प क्या बचते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य अपनी सिराथू की विधानसभा सीट जो है वो हार गए थे, पल्लवी पटेल ने उनको हराया। अब पल्लवी पटेल से उनके जो है मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ की। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ पल्लवी पटेल की ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव होने हैं उसमें पल्लवी पटेल को खासा महत्व दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
अब चूंकि बात ये होने लग गई है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर सारा दारोमदार आ गया है इन 10 सीटों पर उपचुनाव को जीतने का। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरीके से ये सरेंडर कर दिया है, उनको पूरा दायित्व सौंप दिया है कि नहीं नहीं आप पूरा चुनाव लड़िए, टिकट भी आप तय करिए, उम्मीदवार आप तय करिए, रणनीतियां आप बनाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतना है हर हाल में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस परिस्थिति में शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ये चुनाव लड़ने के लिए सौंपा है, जो परिस्थिति बना करके सौंपा है, उन परिस्थितियों में कितना आसान होगा योगी के लिए चुनाव जीतना। क्योंकि केंद्र लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके के हालात बनाए गए, संविधान बदलने से लेकर के आरक्षण खत्म करने जैसी जो खबरें चली, और उनको जितनी पहुंच इन खबरों ने लोगों के बीच में बनाई है, क्या 2-3 महीने में ये पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में पल्लवी पटेल बहुत अहम होती जा रही है योगी आदित्यनाथ के लिए इस रणनीति में चुनाव जीतने के हिसाब से। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बात हुई थी, अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया। तमाम जाति समीकरण को ध्वस्त करते हुए अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में जब पल्लवी पटेल उनसे अलग होकर के पीडीएम की बात करने लग गई, तो अब पीडीए वर्सेस पीडीएम में योगी आदित्यनाथ को एक अच्छा अवसर दिखाई देने लगा है, और पल्लवी पटेल को साध करके अब योगी आदित्यनाथ उसी पीडीएम को साधने में लग गए हैं। और दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों से, उनके वोट बैंक से, उनके तमाम वादों दावों और संकल्पों से अलग पीडीए वर्सेस पीडीएम की एक लड़ाई अलग से क्रिएट कराना चाहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो वोट है, और साथ ही साथ जो पहले का वोट है और दूसरा जो नया वोट बैंक उसके साथ जुड़ा है पीडीए के नाम पर जाकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के, उसमें पीडीएम के नाम पर सेंध लगाई जा सके, उसमें पीडीएम के नाम पर बंटवारा किया जा सके। यानी जो अखिलेश यादव का फॉर्मूला था पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाला, वही फॉर्मूला पिछड़ा दलित और मुस्लिम लेकर के पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए, और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो एज इट इज बनाए रखा जाए, जिसके लिए पसमानदा मुसलमानों को मिलाने की कोशिश पहले से ही शुरू हुई थी। और साथ ही साथ हिंदू जो वोटर थे, जो सवर्ण वोटर बीच में कई अलग अलग कारणों से नाराज हुए, उनको साधने के लिए जिस तरीके से अभी कांवड़ यात्रा में तमाम जो दुकानदार थे उनका नाम लगाने की, उनका नाम डिस्प्ले करने का जो आदेश दिया गया था, तो ये एक बार फिर से अपने को हिंदू वाला जो पोस्टर है, उस पोस्टर में सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपने को दिखाने की कोशिश की। अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी आने वाले उपचुनाव में, ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। हम लौटते हैं केशव मौर्य पर। केशव मौर्य के लिए अब जो बात मैंने पहले कही थी, चूंकि दिल्ली का दरबार अब ये कहना शुरू कर चुका है कि आने वाले उपचुनाव के साथ साथ 2027 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को आगे करके लड़ा जाएगा। ऐसे में केशव के लिए हालात मुश्किल वाले हो गए। साथ में उत्तर प्रदेश में मांग ये भी शुरू हो गई है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को पूरे सीन से गायब रहना है, समीक्षा बैठकों में नहीं जाना है, कैबिनेट बैठक में नहीं जाना है, तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही साथ डीसीएम का पद भी छोड़ देना चाहिए। ऐसे में केशव के लिए ये चैलेंज बड़ा होता जा रहा है कि अगर केशव डिप्टी सीएम का पद छोड़ देते हैं, मंत्री का पद छोड़ देते हैं, तो फिर वो एक विधान परिषद सदस्य के रूप में रह जाएंगे। चुनाव वो पहले ही हार चुके हैं, तो एक हारा हुआ सिपाही जो अपने सारे पद छोड़ देगा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो भी मुहिम चल रही है, चाहे उसको जहां से भी बल मिल रहा था, अगर अब वो पावर सेंटर का जो डाइवर्जन है, वो पावर सेंटर का डाइवर्जन केशव प्रसाद मौर्य के लिए नुकसान होता हुआ, फिलहाल नुकसानदायक होता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के इशारे पर सारा खेल कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम भी इसी में आया, क्योंकि ब्रजेश पाठक पहले भी पिछले सरकार के कार्यकाल में भी उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया। वो पहले से ही योगी आदित्यनाथ से उनका बहुत जो है वो दुराव की खबरें लगातार आती रहती हैं। वो अभी भी दिख रहा था, जब लखनऊ मंडल का समीक्षा बैठक थी तो उसमें से ब्रजेश पाठक साहब गायब थे। तो इस तरीके से ये जो दोनों डीसीएम का एक अलग पावर सेंटर बनाने की कोशिश चल रही थी, उस पावर सेंटर फिलहाल वो पावर सेंटर फ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका फ्यूज निकालने का काम दिल्ली दरबार करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर चारों तरफ से चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस चक्रव्यूह से केशव प्रसाद मौर्य कैसे निकलते हैं, दिल्ली दरबार कितना उनके काम आ पाता है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देकर के कहीं किनारे पड़े मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।
उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा वो भी काफी कुछ तय कर देगा, क्योंकि अब ये स्थितियां तो धीरे धीरे साफ हो चुकी हैं कि शीर्ष नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की जो मजबूती थी वो अब और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और इसी वजह से बयान अब इस तरीके के आने शुरू हुए हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। और अब 27 के चुनाव की भी बात होने लग गई है। 27 के चुनाव की शुरुआत, 27 के चुनाव के बाद की शुरुआत अपने आप में पूरा मैसेज है, क्लियर मैसेज है। साफ समझना चाहिए उत्तर प्रदेश के संगठन में बाकी सारे लोगों को, भले ही केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये बताते रहे हों कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिलहाल सरकार ज्यादा मजबूत दिख रही है, संगठन में बदलाव तय है जो बहुत जल्द होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।